आज की ये वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिनका सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास यानी कि हिस्ट्री है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि मैंने प्राचीन इतिहास के टॉप लेवल के क्वेश्चन फिल्टर किए हैं, एनालिसिस किया है और पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप सभी को इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2022 और 23 के सेशन के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, लेकिन आपका अगर सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं इस वीडियो के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा आने के चांस है, क्योंकि आप सभी के कमेंट भी आते रहते हैं कि सर प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन कौन से पढ़ के जाएँ, कौन से परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग। लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति के निर्माता। कुल मिला के अगर इस प्रश्न को सही मायने में थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, लेकिन अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार रहेगा कि हड़प्पा संस्कृति के निर्माता, ठीक है, निर्माता कौन थे, तो आपको उत्तर बताना रहेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर मैं आपको बताऊंगा अभी, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे, मतलब कि ज़्यादा बड़ा आंसर होगा, तो उनका मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इनका आंसर कहाँ पर मिलेगा और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के निर्माता के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के निर्माता हैं, उसके संबंध में कई मत हैं, तो इसमें से 3 मत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3 मत हैं। प्रथम मत में लक्ष्मण स्वरूप वत्स ने आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। किसको माना है? सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। ठीक है, आर्यों को, किसको? आर्यों को माना है। ठीक है, द्वितीय में गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय मत में गार्डन चाइल्ड, जो कि हमारे एक आप लोग कह सकते हैं कि वैज्ञानिक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से समाजशास्त्री या फिर इतिहासकार हैं, तो फिर इन्होंने सुमेरियों को माना है। और अगला जो तीसरा मत है वो है जॉन मार्शल का। इन्होंने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। यानी कि 3 मत है। पहले मत में जो है वो वत्स ने आर्यों को माना है, दूसरे में सुमेरियों को माना है, तीसरे में द्रविड़ों को माना है। ठीक है, तो आप ये तीनों लिखेंगे, क्योंकि एक आप नहीं लिखेंगे। अगर आप एक लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर हो सकता ना मिले, लेकिन आप अगर तीनों लिख लेंगे तो जानकारी रहेगी, तो आपको एग्जामिनर समझेगा कि हाँ, इस छात्र को इसके बारे में जानकारी, इसलिए इसको पूरे नंबर मिलने चाहिए। ओके, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि वैदिक कालीन राजा की स्थिति, यानी कि जब वैदिक काल था तो उस काल में राजा की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में आपको बताना। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आपको शॉर्ट बताएंगे, क्योंकि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका उत्तर आप लोगों को हेडिंग द्वारा लिखना है। अगर यही प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में लॉन्ग में आ जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में इसका आंसर देना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो आप लोग बना बना के थोड़ा बहुत तो अपने अनुसार लिखिएगा, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, और बाकी बना बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक कालीन राजा के स्थिति के बारे में उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि राज्य का प्रमुख अधिकारी राजा होता था। आप सभी को मालूम है कि राज्य का जो प्रमुख अधिकारी यानी मुख्य जो होता था वही राजा होता था वैदिक काल में, जिसका पद वंशानुगत था। ठीक है, और ऋग्वेद से ज्ञात होता है, यानी कि ऋग्वेद से ज्ञात ये होता है कि कभी कभी राजवंश में से ही किसी व्यक्ति को चुनकर राजा बनाया जाता था। किससे? कभी कभी ऐसा होता था, राजवंश में से किसी व्यक्ति को चुनकर, यानी कि उसकी जो क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी है, ठीक है, यानी कि उस योग्य है, तो उसी में से चुनकर राजा बनाया जाता था। ऋग्वेद में राजा के कार्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का सबसे पवित्र एवं सम्माननीय कार्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना होता है, या फिर रक्षा करना था। आप सभी को मालूम भी होगा कि राजा जो होता है उसका मतलब यही होता है कि वो पूरे राज्य की देखभाल करे, और साथ साथ में जो वहाँ की प्रजा है, ठीक है, उसकी रक्षा करे। अगर कोई शत्रु या फिर किसी भी प्रकार का आक्रमण हो रहा राज्य पे या फिर वहाँ की प्रजा पे, तो उसका जो है कंट्रोल जो है वो राजा करे, यानी कि उसके देख रेख और बचाव। तो इस प्रकार आपको कुछ वैदिक कालीन राजा की स्थिति के बारे में लिखना है। ठीक है, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग में बताएंगे तो वीडियो लंबी होगी और आप लोगों के सामने उत्तर है नहीं, तो आप लोग थोड़ा समझने में भी परेशानी होगी, इसलिए मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है, यानी कि अगला क्वेश्चन है
कि अभिलेखों के प्रकार। अब भाई अभिलेख क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। आपको जानना जरूरी होगा कि अभिलेख प्रश्न बहुत जनरली है, हमेशा परीक्षा में आता है, उस बार भी आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्व है। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से अभिलेखों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है, जो आप लोगों के समझते हैं। ठीक है, पहला जो है वो व्यापारिक अभिलेख है, ध्यान दीजिएगा। पहला कौन सा है? व्यापारिक, ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक। ठीक है, नंबर 1 पे व्यापारिक। और आपका नंबर 2 आ जाएगा, हम आपको 2 नंबर भी बता दे रहे हैं, 2 नंबर पे आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तांत्रिक अभिलेख। ठीक है, 3 नंबर पे आपका आ जाएगा शासन संबंधी अभिलेख। ठीक है, 4 नंबर पे आप लोगों का आ जाएगा दान संबंधी अभिलेख। 5 नंबर पे आप लोगों का आ जाएगा तांत्रिक अभिलेख। और 6 नंबर पे आप लोगों का आ जाएगा धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख। बस आप इतने 6-7 लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है बस। ठीक है, कौन कौन से अभिलेख हैं आपको मैंने बताया है, जैसे धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख, व्यापारिक अभिलेख, तांत्रिक अभिलेख, शासन संबंधी अभिलेख, दान संबंधी अभिलेख। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख देना है, ये होते हैं अभिलेख। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, सिंधु घाटी के धर्म पर टिप्पणी लिखिए। भाई सिंधु घाटी बहुत ही जनरली और कॉमन सा टॉपिक है, आप सभी लोग समझते भी होंगे। सिंधु घाटी पे जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। या फिर प्रश्न हो सकता है कि सिंधु घाटी के धर्म पर टिप्पणी लिखिए, सिंधु घाटी के बारे में समझाइए। तो यहाँ पर धर्म से जुड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको बता रहे हैं। इसका उत्तर आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो संभवतः एक ईश्वर सत्ता में विश्वास करते थे। यानी कि वो एक ईश्वरीय, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की सत्ता में उन पर विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे। इसे वे विश्व की सृजनात्मक शक्ति मानते थे। किसको? जो विश्वास करते थे, ठीक है, उसको। इस परम शक्ति के 2 स्वरूप की कल्पना उनके मन में ज्ञात होती है। एक परम पुरुष और दूसरा है परम नारी। पहला जो उनकी स्वरूप में कल्पना जो उनके मन में ज्ञात होती है, पहला है परम पुरुष और दूसरा है परम नारी। ठीक है, कालांतर में विकसित हिंदू धर्म की पुरुष, ध्यान दीजिएगा, कालांतर में विकसित हिंदू धर्म की पुरुष एवं प्राकृतिक शिव और पार्वती की कल्पना का आधार यही द्वंद्वात्मक धर्म ज्ञात होता है। वे शिलाखंडों, विशाल वृक्षों तथा पशुओं में आत्मा का निवास मानकर उनकी पूजा करते थे। ठीक है, किसमें? सिंधु जो घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो कुछ इसी प्रकार थे, जैसा मैंने आपको बताया कि विशाल वृक्ष, पशुओं में ईश्वर की आत्मा मानकर, ठीक है, वो उनकी पूजा करते थे। इससे ही ये अंकित होता है कि ये बहुदेववादी भी थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी के जो धर्म था वो आप लोगों ने समझा किस प्रकार का था। वो परम एक पुरुष और नारी को मानते थे। ठीक है, उनके मन में एक परम और पुरुष और दूसरा परम नारी का ज्ञात होता था। और वो जो पशुओं में और विशाल वृक्षों में और शिलाखंडों में वो उनको आत्मा उनके अंदर मानकर उनकी पूजा करते थे। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आप क्वेश्चन बैंक में सीरीज में तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अगला 5 नंबर है कि हेरोडोटस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हेरोडोटस भी कहीं ना कहीं आप सभी की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि विश्व के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस थे। ध्यान दीजिएगा, इतिहास आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि प्रथम या फिर सबसे पहले या फिर कौन इतिहासकार था। ठीक है, प्रथम। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, बहुत ही जनरली प्रश्न है, आप लोग बना बना के भी लिखेंगे तो इनका यूज जरूर करिएगा, हेरोडोटस का, क्योंकि ये विश्व के सबसे प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस थे। किस सन से किस सन तक थे वो हम आपको बता दे रहे हैं। 484 ईसा पूर्व से, ध्यान दीजिएगा, 484 ईसा पूर्व से, ठीक है, और ये थे 425 ईसा पूर्व तक। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये उल्टा क्यों हो रहा है, 84 पहले फिर 25 है, तो मैं आपको बता दूं जो ईसा पूर्व होता है ना वो उल्टा चलता है। जैसे कि आप लोग सन पढ़ते हैं, संवत पढ़ते हैं कि 1588 से 1654 तक, सेम उसी तरह
इसमें है, लेकिन इसमें उसका उल्टा होता है ईसा पूर्व में। संवत में सन में सीधा चलता है, लेकिन ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। तो इसलिए ध्यान रखना आपको ये पॉइंट, 484 से 425 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ईसा पूर्व ने यूनान पर ईरानी आक्रमण का इतिहास अत्यंत रोचक ढंग से लिखा है। किसने? हेरोडोटस ने। वह इतिहास लिखने की कला का जन्मदाता था, यानी इतिहास का लिखने का उसका अनुभव जो था बहुत ही ज़्यादा था। किसका? हेरोडोटस का। ठीक है। तो वो एक प्रकार से इतिहास लिखने का जन्मदाता था। वह विदेशी था और ठीक है, एंथस में आकर बस गया। एंथस में आकर बस गया था। उसने फारस यूनान के युद्धों का वृतांत तथा यूनान के आसपास रहने वाली जातियों का इतिहास लिखा है। ठीक है। तो कुल मिला के जो जन्मदाता हैं, जो प्रथम इतिहासकार हैं विश्व के, वो हेरोडोटस हैं। और ये 484 से ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, फराओं क्यों प्रसिद्ध है? भाई फराओं क्या चीज़ होता है? भाई चलिए समझते हैं। फराओं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी को जानना भी जरूरी है। तो फराओं, देखिए सिंपल शब्द में कहें तो मिस्र का जो राजा था उसे फराओ कहा जाता था। मिस्र का राजा फराओं कहलाता था। फराओं का अर्थ होता है सर्वोच्च भवन जहां ईश्वर निवास करता है। फराओं का अर्थ है सर्वोच्च भवन, यानी कि सबसे बड़ा भवन, ऊंचा भवन, जहां पर ईश्वर यानी भगवान स्वयं निवास करता है। तात्पर्य यह है कि मिस्र का फराओं शक्तिशाली तथा निरंकुश शासक था। मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने 31 वर्षों तक शासन किया। मिस्र में लगभग 31 राजवंश आए। ठीक है। और 31 राजवंशों ने करीब करीब 3100 वर्षों तक, यानी 3100 वर्षों तक शासन किया। अंत में 1332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस पर अधिकार कर इसे अपना एक उपनिवेश बना लिया। किसने? सिकंदर ने इसको हासिल करके उसको एक उपनिवेश बना लिया। इस युग में फराओं का मुख्य उद्देश्य पिरामिडों का निर्माण करना था, यानी कि जो फराओं का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो पिरामिड है उनका निर्माण करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये रहा फराओं के बारे में उसका परिचय। कैसे, मतलब फराओ किसे कहते हैं और कितने राजवंशों ने राज किया, कितने वर्षों तक किया, और उसके बाद इसका अधिकार किसने बाद में कर लिया? तो सिकंदर ने कर लिया है ईसा पूर्व 1300 कितना था 32। ठीक है, समझ में आ गया? अगला है कि हम्मुराबी कौन था? भाई हम्मुराबी बहुत ही जनरली और कॉमन सा प्रश्न है, इसको भी जानना आपको जरूरी है। तो चलिए इसका भी हम आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं कि ध्यान दीजिएगा। एमोराइट वंश का एक वंश था जिसका नाम था एमोराइट वंश का छठा शासक हम्मुराबी था। उसने लगभग 42 वर्षों, ध्यान दीजिएगा, उसने करीब 42 वर्षों यानी कि 2123 ईसा पूर्व से 2021 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह अपने युग का एक महान विजेता था, यानी कि जब उसका शासनकाल चल रहा था उस समय का वो एक महान विजेता, यानी कि कई युद्धों में लोगों को पराजित करके विजेता बनने वाला एक महान विजेता था। उसने अपने पराक्रम और शैल्य बल से मेसोपोटामिया का एकीकरण किया। उसके बाद उसने एलम तथा एसिरिया के शक्तिशाली राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह एक कुशल शासक और संगठनकर्ता भी था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आपको। तो इस प्रकार आपको हम्मुराबी की परिभाषा देनी है कि कौन है और कितने वर्षों तक उसका शासनकाल रहा है, और उसके बारे में थोड़ा परिचय, जैसे मैंने बताया एक महान विजेता था। ओके, समझ में आ गया? अगला प्रश्न है कि चीन की दीवार के बारे में लिखिए, यानी कि चीन की दीवार आपने सुना ही होगा ना, सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार। तो चीन की दीवार के बारे में अगर आपको जानकारी तो आप बताइए। तो चलिए इसको समझते हैं। चीन की दीवार पश्चिमी सीमा पर हुणों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए शी हुंगांगटी ने यह दीवार बनवाई थी। यह 1500 मील लंबी, ध्यान दीजिएगा, 1500 मील लंबी, 20 फीट चौड़ी तथा 22 फीट ऊंची थी। इसमें 20,000 गुम्बदें, 23,000 स्तंभ और 10,000 सुरक्षा चौकियां बनी हुई थी।
यह दीवार 10 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। इस पर अंकित शब्द इस प्रकार हैं: स्वर्ग के नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है। स्वर्ग के नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है। तो आप सभी को मालूम हो गया कि किस लिए बनवाई गई थी और किसने बनवाई थी और कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी, इसके बारे में परिचय। बस आप इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अति लघु उत्तरीय में। अगर लघु उत्तरीय में आए, विस्तृत उत्तरीय में आए तो थोड़ा आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के बारे में बताइए भैया। मेसोपोटामिया क्या है, क्या था, क्या क्या मामला है इसका, ठीक है। तो मेसोपोटामिया, ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया 1918 ईस्वी में इराक की संज्ञा दी गई। किसमें? 1918 ईस्वी में इराक की संज्ञा दी गई। दक्षिण पश्चिमी एशिया का दजला, फरात और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित भूक्षेत्र है। मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य के प्रदेश से अभिप्रेत है, जिसमें दजला, फरात नदियों की संपूर्ण घाटी समाविष्ट है। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी, ठीक है, मेसोस एवं पोटामस शब्दों के योग से बना है। मेसास का अर्थ है मध्य एवं पोटामस का अर्थ है नदी, अर्थात नदियों के मध्य का प्रदेश मेसोपोटामिया है। क्या? फिर से समझ लीजिए। देखिए ये दो शब्दों, मेसोपोटामिया, पहले ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया जो शब्द है वो यूनानी है और ये जो शब्द है वो मेसोस प्लस, जो मेसोपोटामिया शब्द है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जनरली क्वेश्चन है ये, मे और सोस प्लस, ध्यान दीजिएगा, पोटामस, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया तो यूनानी शब्द है, लेकिन ये मेसोस और पोटामस शब्द दोनों से बना है, शब्द के योग से बना है। मेसोस का अर्थ अगर आप निकालें, ठीक है, तो मध्य होता है और पोटामस का अर्थ होता है नदी, अर्थात नदियों के मध्य का प्रदेश मेसोपोटामिया है। दजला, फरात की घाटी अर्थात मेसोपोटामिया के भूक्षेत्र में क्रमशः 4 सभ्यताएं अस्तित्व में: आर्य, सुमेरियो, ठीक है, बेबीलोनिया, आसारिया एवं कैडिल। ये चारों वस्तुतः एक ही सभ्यता के विभिन्न रूप हैं, किंतु सुमेरियन सभ्यता के द्वारा ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रतिनिधित्व अधिक सीमा तक होता है। तो ये परिचय रहा मेसोपोटामिया का। अगला है मिस्र में नील नदी। मिस्र में नील नदी, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई है। ध्यान दीजिएगा, मिस्र सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई है। नील नदी ने मिस्र वासियों के जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने में तथा प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपको इस प्रकार कुछ लिखना है मिस्र में नील नदी के बारे में थोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। अगला है कि वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में पढ़ना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारे जो प्रश्न हैं इसका उत्तर आपको गूगल पे क्वेश्चन बैंक खरीदी है तो उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, हाई लेवल का है, ठीक है। और अगला प्रश्न आप लोगों के समझ जो है वो है सिंधु घाटी एवं सिंधु सभ्यता। ये भी जर्नली और कॉमन क्वेश्चन है, इनको भी पढ़ना है आपको, जरूरी है। सिंधु घाटी एवं सिंधु सभ्यता, तो ये जो मैंने 12 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, इस पेपर में, ये सारे टॉप लेवल के, अगर आप ये अच्छे से सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार करके जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कम से कम 25 से 30 नंबर, 35 नंबर आपके इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से पढ़ लेना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और टेलीग्राम, व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।